नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में जो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, वो पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं जो प्रेजेंट स्टेटस है राइट टू प्रॉपर्टी का, यानी जो राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार की आज क्या परिस्थिति है। उसके बाद आर्टिकल 31A, 31B और 31C देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या रहेगा आज। सबसे पहले एक तो रहेगा प्रेजेंट स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी संपत्ति के अधिकार की, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 31A, 31B, 31C, ये देखेंगे, ठीक है। 31A तो आर्टिकल जो 31 है वो बचा हुआ है, क्योंकि 29 और 30 तक पढ़ा हमने क्या, जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, और 32 में पढ़ लिया जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 31 बच गया था, उसमें 3 है, ये देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं संपत्ति के अधिकार की जो वर्तमान स्थिति क्या है। आपको पता है, सभी को मैंने पहले भी बताया है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है यानी मूल संविधान है, मूल संविधान है था जब हमारा, उसके अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, वो किस में था, वो था पार्ट 3 भाग 3 में, जिसमें जो किसके अंडर था, जिसमें क्या थे, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जिसमें थे, ठीक है, क्या थे, मौलिक अधिकार, यानी मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भाग 3 में था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, यानी संपत्ति का अधिकार क्या था, जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार था, ये बोल सकते हैं, मूल संविधान की बात है, ठीक है। जिसमें क्या क्या था, 2 चीज थी जिसमें, एक तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ दिया हुआ था, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ दिया हुआ था, जिसमें आर्टिकल 19 क्लोज 1 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। कब, जब मूल संविधान में पहली स्वतंत्रता थी जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथी थी जो संघ बनाने के बाद कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, पांचवी क्या थी, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, और छठी क्या थी, एफ, जो एफ थी फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की स्वतंत्रता, और 7वीं थी व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ में क्या था, यहां था फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, मूल संविधान की बात है ये, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है संपत्ति रखने की, संपत्ति अर्जन करने की, संपत्ति धारण करने की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, सीधा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। और दूसरा प्रोविजन क्या था, दूसरा प्रोविजन था आर्टिकल 31 में, अनुच्छेद 31 में, ठीक है, आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 में क्या था, आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में था राइट अगेंस्ट द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय स्टेट, यानी राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिग्रहण के विरुद्ध अधिकार, अधिग्रहण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो ये था जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय की ये बात है, ठीक है। क्या था, एक बार फिर मैं बता देता हूं।
मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भाग 3 में था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार थे, यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। और कहां कहां दिया हुआ था? एक तो 19 में दिया हुआ था, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ में, जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता थी कि कोई व्यक्ति संपत्ति रख सकता है, संपत्ति का व्यय कर सकता है, संपत्ति को धारण कर सकता है। और दूसरी आर्टिकल 31 में था, जिसमें दिया हुआ था राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये बात थी। लेकिन जब पहले तो जो किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, जमींदार होते थे, और किसी के पास जमीन बिल्कुल भी नहीं होती थी, समस्याएं थी। आजादी के बाद फिर संविधान लागू हुआ, संविधान लागू में ये स्टेटस था हमारे जो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति को लेके। फिर दिक्कत क्या आने लगी? दिक्कत ये आने लगी कि भाई इस जो संपत्ति को का अधिकार, संपत्ति है जो, इसके लिए कुछ कानून लेके आए। और एक दिक्कत ये आने लगी, जब राष्ट्र के विकास के लिए सरकार या राज्य क्या करता है, राज्य किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण करता है, तो लोग क्या कर चले जाते हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो संपत्ति का संरक्षण की बात की हुई है, यहाँ पे बात की हुई है, अगर संपत्ति का अधिग्रहण राज्य करता तो आप मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यानी इस आधार पे फिर सुप्रीम कोर्ट जाने लग गए लोग। जब भी किसी भी राष्ट्र के निर्माण कार्य में वहां से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, कोई कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी अगर वहां स्टैब्लिश करने का काम किया जाता है, और अगर स्टेट क्या करती है, उस जो प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, तो लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाना शुरू कर दिया। यानी सरकार को राज्यों को बड़ी अड़चने आने लगी कि भाई हम तो राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन लोग संपत्ति नहीं दे रहे, वो अपना मौलिक अधिकार बता के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसके ऊपर संपत्ति के अधिकार के ऊपर सीमाएं लगाना शुरू किया, और 44वां संविधान संशोधन होता संविधान में 1978 में। ठीक है, कौन सा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 1978 में होता है। और जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, वो भाग 3 से निकाल के कहां ऐड कर दिया? पार्ट 12 में ऐड कर दिया। ठीक है, कहां ऐड कर दिया? पार्ट 12 में ऐड कर दिया, और जिसमें आर्टिकल 300A जोड़ दिया। और इसमें क्या किया? इसमें किया था जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज F, और क्या था दूसरा? आर्टिकल 31। यानी जो भी आर्टिकल थे संपत्ति को मौलिक अधिकार बताते थे, उनको फिर वहां से क्या कर दिया? रिपील कर दिया। रिपील यानी निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? निरस्त यानी रद्द कर दिया। और भाग 12 में देखो, भाग 3 से तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, और भाग 12 में डाल दिया आर्टिकल 300A। 300A आर्टिकल अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया। और अब यहाँ पे संपत्ति का अधिकार क्या है? अब यहाँ पे संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, न कि फंडामेंटल राइट्स, यानी विधिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? ये राइट है, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार जिसको हम बोल सकते हैं, लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो आज क्या है? ये है मतलब 44वां संविधान संशोधन में फिर प्रॉपर्टी का जो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था, उसको भाग 12 में और आर्टिकल 300A उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 क्या कर दिए? रिपील कर दिए 44वां संविधान संशोधन में। ठीक है, अब आज देखते हैं आज भाग 3 में क्या क्या है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये तो था क्या, जो आर्टिकल 300A है, इसमें ये दिया हुआ है भाई, जब संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है किसके द्वारा? कानून बना के। आगे पढ़ेंगे, जब इसको भाग 12 पढ़ेंगे तब देखेंगे, बस वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। भाग 12 आर्टिकल 300A में ये जोड़ा गया, संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य द्वारा, कानून बना के। ठीक है, अब देखते हैं एट प्रेजेंट प्रोविजन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इन पार्ट 3, यानी आज भाग 3 में संपत्ति से संबंधित प्रावधान। ठीक है, संपत्ति से संबंधित प्रावधान क्या है? आज भी हमारे संविधान में एक तो आप पहले पढ़ चुके आर्टिकल 30 क्लोज 1, अनुच्छेद 30 क्लोज 1। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है अगर राज्य
जो माइनॉरिटीज है उनके अगर शिक्षण संस्थान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो माइनॉरिटीज के द्वारा स्टैब्लिश किए जाते हैं, अगर उनकी संपत्ति का अर्जन राज्य करता है तो उनको क्या है, पर्याप्त हर्जाना देना होगा, यानी जो कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय स्टेट है वो देना होगा, राज्य के द्वारा जितना निर्धारित किया गया वो क्या होगा, देना होगा। और ये प्रावधान कब, ये बात कब कही, ये प्रावधान कब जोड़ा गया था, 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ठीक है, और क्या है, और इसमें क्या है, और है इसमें जो आर्टिकल है 31A, यानी संपत्ति से रिलेटेड ये दो प्रावधान आज भी क्या है हमारे संविधान में है। इसमें क्या है, ये सबसे पहले तो जोड़ा गया 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 1964 में। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें है भाई, इसमें दिया हुआ है द कंपनसेशन शैल बी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जो कंपनसेशन है क्या है, कंपनसेशन है इसका एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी जो कंपनसेशन मतलब हर्जाना देना होगा कब, जब भूमि योग्य, खेती योग्य भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि या खेती योग्य भूमि के अर्जन पर। ठीक है, यानी अगर एग्रीकल्चरल लैंड कोई अगर स्टेट क्या करती है, एक्वायर करती है, तो उसका अर्जाना देना होगा, क्योंकि जो खेती योग्य भूमि है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो उस परिवार के लिए उसके जो आजीविका का काम करती है, और सरकार को उसके बारे में सोचते हुए कंपनसेशन देना होगा। यानी अगर आज पूछें संपत्ति से रिलेटेड, संपत्ति से संबंधित क्या प्रावधान आज भाग 3 में, आर्टिकल 301 300 क्लोज 1 ये पहले पढ़ चुके हम, जिसमें क्या दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है अगर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है तो स्टेट क्या देगा, कंपनसेशन देगा। और आर्टिकल 31 बड़ा ये है, अलग से है, ये 17वां संविधान संशोधन 1964 में जोड़ा, जिसमें ये दिया हुआ है खेती योग्य भूमि के अर्जन पर राज्य क्या देगा, राज्य कंपनसेशन देगा। ठीक है, ये बात जोड़ी गई थी 17वां संविधान संशोधन 1964 में। अब देखते हैं आर्टिकल 31A 31B और 31C में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 31A 31B और 31C में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 31A 31B और 31C में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 31A में लिखा हुआ है, आर्टिकल 31A में लिखा हुआ है, आर्टिकल 31A में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 31A में लिखा हुआ है भाई, जो संपत्ति का अधिग्रहण करता है, अगर राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उसको मौलिक अधिकार के आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी जो संपत्ति का अधिग्रहण है, संपत्ति का अधिग्रहण है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी शैल नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी संपत्ति के अधिग्रहण को फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये बात बोल दी, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से में से ही हटा दिया, उसको संविधान विधिक अधिकार बना दिया, तो फिर मौलिक अधिकार के आधार पे आप उसको चुनौती दे ही नहीं सकते। ये किसमें कहा, ये आर्टिकल 31A में कहा, और ये कब जोड़ा था, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जोड़ा था। ठीक है, ये पहला संविधान संशोधन 1951 में क्या जोड़ा था, पहला संविधान संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में यह बात कही गई थी। ठीक है, संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद फिर 31A में ही मैंने पहले भी बताया, जो 17वां संविधान संशोधन था 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964, इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया ऐड, इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया जो एग्रीकल्चरल एक्विजिशन है, अभी बताया था मैंने, एक्विजिशन है क्या, एग्रीकल्चरल लैंड का, एग्रीकल्चरल लैंड का, तो उसके लिए क्या देना होगा राज्य को, स्टेट को, कंपनसेशन यानी
हर्जाना देना होगा। ठीक है, एक ये बात जोड़ दी। यानी एक्यूजेशन का मतलब क्या है, अधिग्रहण करता है राज्य किसका, कृषि योग्य भूमि का, कृषि योग्य भूमि का। ठीक है, देखो आर्टिकल 31 ए में क्या लिखा हुआ है, संपत्ति के अधिग्रहण को मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद ये तो पहला संविधान संशोधन 1951 में ये बात कही। 17वां संविधान संशोधन 1964 में एक बात और कही फिर, अगर कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण राज्य करता है तो उसके लिए पर्याप्त हर्जाना देना होगा, जो कंपनसेशन अमाउंट है वो देना होगा। ठीक है, ये था आर्टिकल 31 क्लोज नहीं 31, ये अलग से है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 30B। 30A था, 30B देखते हैं। 30B में क्या दिया हुआ है, 30B पहला संविधान संशोधन हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 1951 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा था, इसमें जोड़ा था 9th शेड्यूल ऐड की थी। ठीक है, हमने शेड्यूल्स पढ़ी थी, शेड्यूल 9वीं अनुसूची पढ़ी थी, 9th शेड्यूल, उसमें क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम पढ़े थे। ठीक है, अब 9th शेड्यूल जोड़ दी गई, और इसमें क्या है, इसमें जो पहला संविधान संशोधन 1951 में आर्टिकल 31B जोड़ा गया, इसमें क्या कहा, इसमें कहा द नाइन्थ शेड्यूल इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, यानी नौवीं अनुसूची क्या है, नौवीं अनुसूची जो है न्यायिक समीक्षा से परे है, न्यायिक समीक्षा से बाहर है, न्यायिक समीक्षा से बाहर है। ठीक है, यानी इसमें क्या प्रावधान कर दिया, मैं समझाता हूं आपको। इसमें ये बोल दिया, अगर कोई भी चीज अगर 9वीं अनुसूची में जोड़ दी तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगी, मतलब उसके जो न्यायपालिका है उसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। अब इसका नाजायज फायदा जो है स्टेट या जो गवर्नमेंट उठाने लग गई, जब ये बोलता था भाई इस कानून को चुनौती दी जा सकती है न्यायपालिका में या सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी में, तो वो क्या करते, उसी कानून को उठा के फिर 9th शेड्यूल में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसमें तो ये लिखा हुआ था 9th शेड्यूल में जो भी लॉ होगा उसको आप न्यायिक समीक्षा के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये फिर जो इसका आर्टिकल 31B का क्या है, गलत प्रयोग किया जाने लगा, दुरुपयोग किया जाने लगा। फिर उसके बाद एक 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। क्या आता फिर 24 अप्रैल 1973 एक केस आता है, केशवानंद भारती केस, इसका डिसीजन आता है। ठीक है, केशवानंद भारती केस का डिसीजन आता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि लॉज एडिड इन 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 शैल बी अंडर जुडिशियल रिव्यू। यानी क्या हो गए, जो 9वीं अनुसूची में जो कानून है 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून जोड़े जाएंगे वो सभी क्या हो गए, उनकी न्यायिक समीक्षा होगी। भाई 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कानून जोड़े जा चुके हैं उनकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई कानून जोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। ये किसमें कहा, ये केशवानंद भारती केस 1973 में कहा। और आर्टिकल 31B से संबंधित क्या था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में एक और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना से रिलेटेड भी इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे यही था भाई, जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून है 9वीं अनुसूची में जोड़े जाएंगे वो सभी क्या हो गए, वो सभी न्यायिक समीक्षा के अंदर हो गए। ठीक है, अंडर द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी उनका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये क्या था, ये था आर्टिकल 31B। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं आर्टिकल 31C। अनुच्छेद 31C में क्या दिया हुआ है,
अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C है जो 25वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। 31वां संविधान संशोधन 1971, आर्टिकल 31C, बड़ा सी है आर्टिकल 31C। ये कब जोड़ा गया? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 1971 में जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें है द लॉज अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C। 39B और 39C में जो भी लॉज हैं शैल नॉट बी चैलेंज्ड on the basis of article 14 and article 19। ठीक है, यानी जो 39B और 39C में जो भी कानून है, जो भी कानून बाद में जोड़े जाएंगे, जो भी कानून 39B और 39C में लागू करवाए जाएंगे, उनको अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, यानी अनुच्छेद 39B और यह अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करवाने पर आर्टिकल अनुच्छेद ऐसे लिख लेते इसके, अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब अगर 39B और 39C में कोई कानून लागू करवाया जाता है और हो सकता है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो, मौलिक अधिकारों की अवमानना कर रहा हो, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा हो, तो उसको अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी जो हमारा अनुच्छेद 13 है, आर्टिकल 13, ये क्या कहता है? ये कहता है अगर कोई लॉ है वायलेट करता है, यानी उल्लंघन करता है किसका? फंडामेंटल राइट्स का, तो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड यानी शून्य हो जाएगा वो तो। लेकिन यहां 39B और 39C में अगर कोई भी कानून जो चाहे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का यानी अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन भी करता हो, उसके आधार पे भी उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी फिर यहाँ पे तो आर्टिकल 13 क्या है? फिर आर्टिकल 13 फेल हो गया। तो इसलिए कहा जाता है जहां 39B और 39C आता है वहां से आर्टिकल 13 चला जाता है। ठीक है, यानी जब 39B और 39C लागू करवाए जाएंगे तो 39 आर्टिकल 13 को वहां पे फिर नहीं रखा जाता, यानी उसको वो क्या चला जाता है। ये एक कहावत भी है, जहां 39B और 39C आता है वहां पे आर्टिकल 13 चला जाता है। ठीक है, ये बात थी किससे रिलेटेड? आर्टिकल 31C से रिलेटेड। उसमें क्या कहा? उसमें कहा 39B और 39C को लागू करवाया जाता है तो उनको अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखते हैं अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 39B और 39C में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39B में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, आगे डीपीएसपी पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक है इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोकहित में, लोकहित में संसाधनों का वितरण, समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, यानी किसी से संसाधन लिए जा सकते हैं और किसी को संसाधन दिए जा सकते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये संसाधन जो दिए जा रहे हैं सभी को दिए जाने चाहिए, नहीं। ये एक सामाजिक तौर पे सभी को एक लेवल पे, एक समान लेवल पे लेके आने के लिए, समान स्तर पे लेके आने के लिए ऐसा किया जा सकता है। यानी संसाधनों का जो समान वितरण है वो, मतलब संसाधनों का जो वितरण है वो किया जा सकता है। एक से लिए जा सकते, दूसरे को दिए जा सकते, ये नहीं बोलेंगे। अनुच्छेद 14 में तो ये दिया हुआ सभी को समान वितरण की क्या है, सभी को समानता का अधिकार है, तो समान वितरण होना चाहिए। यानी 39B के तहत, अनुच्छेद 14 के तहत 39B को चुनौती नहीं दी जा सकती। और 39C में क्या है? 39C में क्या है? 39C में है अवॉइडेंस ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी इन फ्यू हैंड्स, आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा था, ठीक है, जब अनुच्छेद 13 पढ़ा था, जब भी पढ़ा था ये। इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है भाई, जो धन का संकेंद्रण है कुछ लोगों के हाथों में, और जो संसाधनों के उत्पादन का जो संकेंद्रण है कुछ लोगों के हाथों में, उसको भी क्या है, रोका जा सकता है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो यानी आप ये नहीं बोलोगे मुझे तो आर्टिकल 19 के तहत इसमें स्वतंत्रताएं मिली हुई है, मैं ऐसा कर सकता हूं, नहीं। जैसे आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 39B और 39C मैंने एक व्यू दिया है आपको ये बताने के लिए, 39B और 39C में क्या दिया हुआ है जिसको 14 और 19 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। साथियों, ये थी क्लास जो सबसे पहले देखा संपत्ति के अधिकार की आज क्या परिस्थिति है, और 31A, 31B और 31C देखा। अब फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है उसमें 3 आर्टिकल और बचते हैं, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35। इनमें देखेंगे हम सैनिकों को क्या मिला हुआ है मार्शल लॉ के दौरान। जो 33 में तो दिया हुआ है, जो सैनिक है, अर्धसैनिक बल है, और जो हमारी खुफिया एजेंसी है, उनको मौलिक अधिकारों के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 34 में दिया हुआ है मार्शल लॉ के दौरान फंडामेंटल राइट्स के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, और अनुच्छेद 35, आर्टिकल 35 में दिया हुआ है पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर है, जो लॉ बनाने की, किससे रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉ बनाने की किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। ये आर्टिकल 35 में लिखा हुआ। एक क्लास और लगेगी, 3 आर्टिकल बाकी है, और उसके बाद हमारा लगभग फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में बताना जो आपको आज जो क्लास है वो कैसी लगी, और जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई है वो आपको कैसी लगती है। आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।